बाबा साहब को याद करना है, बाबा साहब के नाम के भवन में याद करना है और उनके सबसे शानदार काम भारत के संविधान पर बात करनी है। हमारे घर वालों ने हमें पढ़ने का मौका दिया, हाथ में कलम और किताब दी और यहाँ तक पहुँचे। तो अक्सर ये लगता था कि घर वालों की मेहनत से, उनकी कुर्बानी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और ये ठीक भी है। मगर जब खुद को जाना, अपना इतिहास जाना, तो ये कबूल करते हैं कि न जाने कितने लोगों के घर वाले चाहते होंगे कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, मगर जाने कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गईं। आज हम यहाँ हैं तो इसलिए हैं क्योंकि इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू है। अगर भारत का संविधान लागू न हुआ होता तो शायद हम कहीं वहीं अपने इलाके में गाय भैंस चरा रहे होते। संविधान ने हमें इंसान का दर्जा दिया, हमें बराबरी पर लाकर खड़ा किया और संविधान को हम यहाँ से याद करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। असल में जब भी हम भारत के संविधान को याद करते हैं, कुछ लोगों को मौका मिला तो उन्होंने किताब गीता कुरान लिखी। उनके लिए सबसे बड़ी अहमियत गीता कुरान की होगी, किसी को अपने धर्म की किताब की होगी। मगर इस देश का कोई अगर सच्चा नागरिक है तो उन सब के ऊपर सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी की होगी तो भारत के संविधान की होगी, क्योंकि भारत का संविधान ही उन्हें गीता और कुरान की भी मानने की इजाज़त देता है। ये बहुत गहरी बात है। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान, इस संविधान की सबसे खूबसूरत बात देखिए कि ये भारत का संविधान उनके भी काम आ जाता है जो दिल से भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। ये उनकी भी मदद करता है और इसलिए हम इस संविधान को बहुत शिद्दत से याद करते हैं और इसलिए हम उसे पूजने की नहीं, उसे पढ़ने, समझने और जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम भारत के संविधान को सबसे बड़ी अहमियत रखते हैं। हमारे एक कवि हैं जिनको लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है, बाकी छोड़ देते हैं उसमें क्या है क्या नहीं। उस किताब में लिखते हुए उन्होंने कहा कि इसका बार बार अगर आप पाठ करेंगे तो आपके जीवन का कष्ट दूर हो जाएगा और आपको मोक्ष मिलेगा। मुझे नहीं पता कि उस किताब के पढ़ने से जीवन का कष्ट दूर होता है कि नहीं, मोक्ष मिलता है कि नहीं, मगर मुझे ये भरोसा है कि भारत के संविधान को बार बार पढ़ने से आपका कष्ट जरूर दूर हो सकता है और आप इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, पूजने की जरूरत नहीं है। हमारे पुरखे उन्होंने एक किताब लिखे और मैं सबसे पहले अपनी बातचीत की शुरुआत में एक बेहद दिलचस्प प्रसंग याद करना चाहता हूं, संविधान सभा की बहस का, जिसका रिश्ता गहरा है भारत के संविधान से। पढ़ने गए तो स्कूल से बाहर बिठा दिया। उनके शिक्षक ने उनसे जाति पूछ करके भेदभाव किया। बाल मन के बाबा साहब घर लौटे, मां से पूछा कि ये क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं। मां ने कहा क्योंकि हम उनके नीची जाति में आते हैं। बच्चे ने पूछा कि ये कहाँ लिखा, कैसे पता कि हम किस जाति में आते हैं। मां ने कहा किसी किताब में लिखा है कि हम सब छोटी जाति, नीची जाति से आते हैं। और बच्चे ने कहा कि मां किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें इंसान बराबर होंगे, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए हम अपने पुरखे को याद करते हैं, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं कि जिसे पढ़ने से बाहर बिठाया उसने 32 डिग्रियां हासिल कर ली, विदेश में पढ़ाई की,
4-4 पीएचडी की डिग्री। अभी हमारे संबोधन में, हमारे परिचय में आदरणीय जो बोल रहे थे कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर पहले लगा हुआ है, तो जब मेरे नाम के पहले डॉक्टर लगा सर, तो गांव में गया तो लोग अपना सर दर्द का इलाज की दवा पूछने लगे थे। तो हमने कहा देखो भाई, इस शारीरिक बीमारी के इलाज की दवा का डॉक्टर तो दूसरा है, हम तो समाज की बीमारी की इलाज की दवा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हम डॉक्टर इन फिलॉसफी हैं, हम समाज के बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारा प्रोफेशन भी शिक्षक का है। इसलिए मैं कोट करना चाहता हूँ, हमारे पुरखे को पढ़ने का मौका नहीं दिया, फिर भी उसने कलम नहीं छोड़ी। 32 डिग्रियां, 4-4 पीएचडी की डिग्री, और एक भी डिग्री फेक डिग्री नहीं थी। इशारे में समझ जाइए, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। ये नहीं था कि कोई डिग्री मांगी तो ओरिजिनल डिग्रियां। हुनर और काबिलियत ऐसी कि उन्होंने अपने हुनर और काबिलियत से, जब भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और चुना जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि एहसान कर दिया किसी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। मगर हकीकत यह है कि उस वक्त पूरे मुल्क में उनसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद दूसरा कोई था ही नहीं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जा सके। उतने पढ़े लिखे, उतने हुनरमंद थे। मैं गया हूं उस जगह, गुजरात के सयाजी बाग बड़ोदरा में, पुराने लोग जानते होंगे। बाबा साहब लौट कर आए तो नौकरी करने गए, और नौकरी भी ऑफिसर रैंक के थे, पढ़कर आए थे। अपनी काबिलियत से वो नौकरी जिसका वादा था वो करने गए, चपरासी फाइल फेंक कर दिया करता था, पीने का पानी अलग, और अपमान इतना, जलालत इतनी, रहने का घर नहीं दिया जाति देखकर। और जब इतना सब कुछ हुआ, एक जब बहुत ज्यादा ये अत्याचार बढ़ा, बाबा साहब टूट गए, वापस लौटने के लिए ट्रेन पकड़ने आए, तो वो आज भी वो जगह है संकल्प भूमि, जहां बैठकर वो रोए थे। मैं गया हूं उस जगह पर। बाबा साहब अंबेडकर का इतना अपमान, अगर वो देश छोड़कर भागने वाले होते तो इतनी डिग्रियां थी, विदेश में किसी भी देश में जाते, क्लास 1 की नौकरी होती, कोई जाति पूछकर भेदभाव नहीं करता, शान से जिंदगी जीते कि ये मुल्क रहने लायक नहीं है। इतना पढ़ लिख कर आए, तब भी ये जातिवाद करते हैं, वो देश छोड़कर चले गए होते। मगर हमारे पुरखों का इतिहास ये है, वो भागने वाले नहीं, वो बदलने वाले थे। वहाँ उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ के लौटा हूँ तो मेरे साथ इतना भेदभाव, मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होगा। वहीं संकल्प लिया कि अब इस मुल्क में रहकर, इस मुल्क की बेहतरी के लिए तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अपने समाज को इस अपमान से मुक्त करने का बीड़ा न उठा लूं। इसलिए उस जगह को संकल्प भूमि के रूप में याद किया जाता है, और उस संकल्प को मैं याद करना चाह रहा हूं। और उस संकल्प की परिणति थी जो संविधान तक की यात्रा पहुंची। तो जब देश आजाद हुआ तो कोशिश ये की गई कि बाबा साहब को गायब कर दिया जाए। ये हकीकत है इस देश की। बाबा साहब का पूरा लिखा हुआ कब प्रकाशित हुआ? 1980 के आसपास। जिसका आज़ादी में पूरा योगदान भी न हो, जिसके दिल में धर्म ज़्यादा बड़ा अहमियत रखता हो, जिन लोगों ने इस देश में ये लिखा है, महाराष्ट्र के लोगों आपकी भाषा में, आप ही के बीच के लोग थे, जिन लोगों ने ये लिखा कि ये कुंभी किसान तेली कुम्हार संसद में बैठकर क्या करेंगे, उन लोगों को तो इस देश में पढ़ाया गया कि वो आज़ादी की लड़ाई के दीवाने थे, वो राष्ट्रभक्त थे। जिनके दिल में धर्म ज़्यादा बड़ा था वो भी देशभक्त पढ़ाए गए, और जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए क्या क्या नहीं सहा, उनकी किताबें नहीं छपी गईं। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 1990 में आकर मिला। संयुक्त मोर्चा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, मानवर कांशी राम का आंदोलन, और उस सब की परिणति में बाबा साहब को भारत रत्न देने में इस देश की आज़ादी के 40 साल गुजर गए।
मगर उन्हें पता ही नहीं था। आपके भारत रत्न के मोहताज नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर। वो अपने हुनर और अपनी काबिलियत से भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न बन चुके थे। बस वक्त था लोगों को पहचानने का। तो इस तरह का इतिहास इस देश का है और हम जानते हैं। हमारे हाथ में कलम और किताब आई तो हमने पढ़ा है अपना इतिहास। क्यों डॉक्टर अंबेडकर का पूरा प्रकाशन 40 साल लग गए प्रकाशित होने में। उनके 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कब हुआ? 1990 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। और लंबे समय तक जब अंबेडकर को मिटा नहीं पाए तो कोशिश में लग गए कि उन्हें केवल दलितों का नेता बता दिया जाए। गोया डॉक्टर अंबेडकर का ओबीसी के की मुक्ति में कोई योगदान न हो। तब हम जैसे लोगों ने पढ़ा और हमारे लोगों ने देश और दुनिया को ये बात समझाई, देश के ओबीसी को ये बात समझाई कि अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 340 जिसमें ओबीसी को हक मिला वो बाबा साहब ने जोड़ा। और उससे महत्वपूर्ण बात, जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के बाद सबसे महत्वपूर्ण वजह यह बताई कि ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना है वो नहीं बनाया जा रहा है, जिससे ओबीसी का कल्याण नहीं हो रहा है। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। फिर भी इस देश में यह नहीं बताया गया कि ओबीसी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया। दलितों के नेता थे, महिलाओं के लिए ग्रेच्युटी, पे ग्रेड, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, ट्रेड यूनियन के लिए काम करने वाले वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेच्युटी की बात करने वाले डॉक्टर अंबेडकर को कोई कॉमरेड डॉक्टर अंबेडकर की तरह नहीं पढ़ाया। 5 अखबार निकालते थे बाबा साहब। और पत्रकारिता में डॉक्टर अंबेडकर पत्रकार के रूप में नहीं पढ़ाए गए। फेमिनिस्ट मूवमेंट में महिलाओं के आंदोलन के रूप में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पढ़ाए गए। तो ये सारी यात्रा ये थी कि उनको बांट दिया जाए, कमजोर कर दिया जाए। मगर एक बात बाबा साहब भी जानते थे, इसलिए यूं ही नहीं लिख दिया था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब के लोग पढ़ने लगे और आज देखिए देश नहीं दुनिया में जन आंदोलन और न्याय की हर लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आइकॉन है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ये इस देश का और उनका हुनर था। और इसलिए हम बाबा साहब को याद करते हुए संविधान को याद करना चाहते हैं। और इसलिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि इस संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। सब मिटाकर, फर्क मिटाकर, गैर बराबरी मिटाकर। और एक बात और नागपुर से पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। हमारा अगर कोई 100 रुपया चुरा ले, हमारे पिता का अगर अपमान कर दे, हमें कोई गाली दे दे, तो हम इस बात के इंतजार में रहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है, मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे। और बाबा साहब की कलम को मौका मिला था कि हजारों साल से जिनके पुरखों का अपमान किया गया, इंसान ही नहीं समझा गया, बाबा साहब के पास कलम में वो मौका था कि तुमने 2000 साल तक हमको अछूत बनाया, अब कम से कम 200 साल तक तुम्हें हम अछूत बनाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने अपने पुरखों के होने वाले अपमान का बदला नहीं लिया। फर्क देखिए उनमें और हम में। उनके पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी, और हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर हैं, कोई किसी का बदला नहीं ले रहा। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस देश को बतानी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से की जाए, पहला शब्द क्या हो, इसको लेकर डिबेट शुरू हुई है संविधान सभा में। एक शख्स हैं जिसका नाम है HV कामत। इन्होंने सुझाव दिया कि भारत के संविधान की शुरुआत यानी प्रस्तावना की शुरुआत ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग से होनी चाहिए। यानी सबसे पहला नाम होना चाहिए ईश्वर। दूसरे शख्स हैं संविधान सभा में गोविंद मालवीय। गोविंद मालवीय ने एक संशोधन पेश किया और उस संशोधन प्रस्ताव में लिखा
कि परमेश्वर सर्वोच्च प्राणी और ब्रह्मांड के भगवान की दया से भारत का संविधान शुरू होना चाहिए। अगले शख्स का नाम है कोई समथिंग सक्सेना। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में भगवान और गांधी का नाम शामिल होना चाहिए। ये देश का संविधान किसी भी और नाम के संबोधन से नहीं शुरू हुआ। इसका पहला लफ्ज है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इससे इस देश का संविधान शुरू होता है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत सोच विचार कर और उनके राय से कन्विंस लोगों ने हम भारत के लोग को सबसे बड़ा माना। और इसलिए मेरी नज़र में ये जो हम भारत के लोग हैं, यही भारत है, यही देश है। किसी भूगोल के नक्शे पर खींच दी गई लकीर के बीच में आने वाले जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता है। देश वहां के लोगों से बनता है, वहां के नागरिकों से बनता है। और इसलिए उन्होंने इस प्रस्तावना की शुरुआत की है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और जैसे ही हम भारत के लोग हैं तो तमाम भेद तो यूं ही मिट गए, कौन बड़ा कौन छोटा। क्योंकि यह देश तो ऐसा देश रहा है, कुछ लोगों ने इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि भाई तुम लिख कर जा रहे हो अपने धर्म ग्रंथ में, तो एक दिन ऐसा आएगा लोग पढ़ेंगे और कहीं हंसने न लगे कि दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा हुआ और तुमने अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कहा कि हम मुख से पैदा हुए हैं। ये बात सुन करके आज कोई हंसेगा ही। सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति लगाने में भी आजादी का अमृत काल आ गया। 75 साल लग गए कि बाबा साहब की मूर्ति वहां पर लगाई जाए, लेकिन वो एक ऐतिहासिक दिन था। आज उस देश में न्याय की सबसे बड़ी संस्था, जिसमें मनु को सबसे बड़ा न्यायाधीश माना था लोगों ने, उसके सीने पर चढ़कर एक बैरिस्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ी है, जो रात के अंधेरे में भी डराएगी अगर किसी ने अन्याय की कोशिश की भी तो। इसलिए इन तस्वीरों और इन मूर्तियों की अहमियत होती है। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी डर जाते हैं। आज तक इस दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बनी तो तथागत बुद्ध की, और सबसे ज्यादा मूर्ति तोड़ी गई तो बाबा साहब अंबेडकर की। ये इस देश की सच्चाई है। और इसलिए हम वी द पीपल ऑफ इंडिया पर बात करने आए। उन्होंने क्या कुछ नहीं सहा था, फिर भी आप देखिए कि सबकी मुक्ति और आज़ादी की लड़ाई की आज़ादी के लिए इस संविधान में सब कुछ लिख दिया। मैं एक और कोट करना चाह रहा हूं। बहुत गंभीर परिषद बैठी हुई है। अब भारत को समझने के लिए यहां से एक नई दिशा से देखिए। बाबा साहब अंबेडकर के बाद जो दूसरा नाम मैं लेना चाह रहा हूं उस संविधान सभा में, वो मरांग गोमके आदिवासी नेता, भारत राष्ट्र के निर्माता जयपाल सिंह मुंडा का नाम लेना चाह रहा हूं, जिन्होंने संविधान सभा की बैठक में खड़े होकर इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या कहा है। मैं चाहता हूं कि इस पूरे कोटेशन को आप सुने और पूरा देश पढ़े कि हमारे लोगों ने कैसे इस देश के संविधान को बनाने की कोशिश की। पहला सवाल क्या था जयपाल सिंह मुंडे ने कि हमारे इतने 3 करोड़ लोग आदिवासी हैं और संविधान सभा में केवल 5 लोग 6 लोग हैं आदिवासी तबके से नुमाइंदगी करने के लिए। और मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक और सवाल पूछा कि इनमें एक भी महिलाएं नहीं हैं। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर जेंडर मूवमेंट के नेता हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले महात्मा बन ही नहीं पाते अगर उनके साथ सावित्रीबाई फूले खड़ी ना होती। और यह बात मैं पूरे दावे से कहना चाहता हूं। लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे, कलम हाथ में लेकर 2 साड़ी लेकर, किसी का गोबर सहते हुए, किसी का पत्थर झेलते हुए, पूरे भिड़े वाला की गलियों में गुजरते हुए सावित्रीबाई फूले ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कलम और किताब हाथ में दी। इसलिए मैं कह रहा हूं भारत वहां से बना है जहां सावित्रीबाई फूले गोबर सह रही थी और पत्थर सह रही थी शिक्षा देने के लिए। कल्पना करिए कि देश कहां था खड़ा कि आप स्कूल खोलेंगे तो आपको घर से निकाल दिया। स्कूल खोलने का ही गुनाह था ना। गोविंद राव फूले के घर जाकर के ब्राह्मणों ने वहां के समझाया कि तुम्हारा बेटा धर्म के खिलाफ काम कर रहा है,
पिता ने साफ कहा कि तुम या तो घर चुनो या स्कूल चुनो। अगर एक अच्छे पुत्र बनकर के ज्योतिबा फूले घर चुन लिए होते तो ये मुल्क कभी ऐसा बन ही नहीं पाता, मगर घर छोड़ करके अपना स्कूल चुना ज्योतिबा फूले ने। इसलिए आधुनिक भारत के निर्माता में भी सबसे बड़ा नाम ज्योतिबा फूले का आता है, क्योंकि कलम और किताब हाथ में लेती ना। और गोबर फेंकने वाला कौन था? एक इतिहास नागपुर के लोगों, आपसे बेहतर कौन समझेगा? कोई जानता है क्या कि उसका नाम क्या था जिसने सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंका था? इतिहास में मिट गए वो लोग जो हमारे लोगों के ऊपर गोबर फेंकते थे। अमर हो गई सावित्रीबाई फूले। जब तक कलम और किताब जिंदा रहेगी तब तक सावित्रीबाई फूले जिंदा रहेंगी। ये फर्क होता है इंसानियत और इसके बीच में। और एक और वाक्य कही दूं, जो कल सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंका करते थे, उनके वारिस ही आजकल गोबर में विज्ञान ढूंढते हैं। 5 ग्राम गोबर खा लीजिए तो कोरोना ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा गोबर लीप लीजिए तो वायरसन से बच जाएंगे। अब मैं तो कहता हूँ थोड़ा रोज गोबर का सेवन करें वो लोग, ताकि दिल बड़ा हो जाए और इंसान बन जाएं, अगर गोबर में क्षमता बची हो तो। आप पशु के सामने रख दीजिए हलवा और गोबर, वो कभी गोबर नहीं खाएगा। और इंसान क्या क्या खा रहा है। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी। आज़ादी के 75 साल बाद क्या आप इस देश को वहाँ ले जाना चाहते थे जहाँ कोई बाबा बैठकर पर्चा बनाकर किस्मत बताए और टेलीविज़न पर बैठकर कहा जाए कि ये ऊपर से उतरे हैं, इनको चमत्कार मिला है कि ये पर्चा बताकर भविष्य बता देते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि उस बाबा ने अपने पर्चे में क्यों नहीं लिख दिया कि जो 41 श्रमिक मजदूर टनल में फंसे थे तो 15-20 दिन गुजर गया, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, इसका भी पर्चा बना देते तुम? पेट्रोल डीजल 35 रुपया लीटर मिलेगा, आपने वोट दिया था कि नहीं? वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। समझदार को इशारा काफी। कौन ये नारा लगाया था? और जैसे ही प्रधानमंत्री बने, रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दी। आप लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मैं देखो ज़्यादा नहीं बोलूँगा ताकि आप लोगों के ऊपर कोई आँच ना आए, हम तो वैसे ही उनके रडार पर हैं। वो रोज़ हमें खोजते हैं कि ये जाकर लोगों को जगा रहा है, इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन ये है। तो फिर भी लेकिन इशारे में बात तो बोलूँगा ही। आपने वादा किया था कि कुछ नहीं बेचेंगे, और जैसे ही मौका मिला सब बेच रहे हो। क्या नहीं बिक रहा है बताइए? सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा 2 ही जगह ना आरक्षण बचा था, सब कुछ बेच दिया। एरोप्लेन बेच दिया, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बेच दिया। हवाई चप्पल वाला नीचे देखा तो हवाई चप्पल भी बिक गया है। और सब कुछ बेचते बेचते अपने 2 दोस्तों को दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया। और देश को कहां पहुंचा दिया? 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को फिर मिलता रहेगा। दिखाओ भारत के संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने कहां लिखा था कि मुफ्त में अनाज देना? अरे अंबेडकर के संविधान में लिखा है तुम इस देश के लोगों को मुफ्त में रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई और दवाई मुफ्त देने का था, और आज बाबा साहब के नाम पर अस्पताल जो बना है उसको बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। पढ़ाई और दवाई अगर मुफ्त होती तो हम लोगों के लोग 5 किलो अनाज मुफ्त से लेकर नहीं खाने को मोहताज होते। तुमने देश को यहां पहुंचा दिया कि 5 किलो अनाज दे रहे हो और सब कुछ बेचते चले गए। बाबा साहब अंबेडकर से एक बार रात में एक विदेशी आया और रात में पहुंच गया, और पुराने लोग सब जानते होंगे, बाबा साहब अंबेडकर जाग रहे थे, पढ़ रहे थे। उस पत्रकार ने आके पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक लाइन बोले थे, मैं जाग रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। इतना जागे, अपने बच्चे कुर्बान किया, परिवार तबाह हुआ, घर ठीक से नहीं चला पाए, और बहुत कम उम्र में हमें छोड़कर चले गए, केवल इसलिए कि हम उनके बनाए हुए भारत को बचा भी नहीं पाएंगे। क्यों लिखा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि बड़ी मुश्किल से यह कारवां यहां तक पहुंचाया हूं, इसे आगे ले जाना।
और आगे ना ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। बताओ नागपुर के लोगों, क्या हमारी आंखों के सामने वो कारवां मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा है? बात कहना चाहता हूं कि हमारे पुरखों ने कलम और किताब की बात कही है। रविदास ने साफ लिखा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। छोटे बड़े को मिलाने की बात थी ना। और ध्यान से पढ़िए, इस संविधान में आपको रविदास नजर आएंगे, इस संविधान की प्रस्तावना में आपको कबीर नजर आएंगे, इस संविधान की प्रस्तावना में आपको गुरु नानक नजर आएंगे, पलटू दादू भीखा बुल्ले शाह बाबा फरीद याद आएंगे। इस संविधान कोई मामूली संविधान नहीं है। इस संविधान की प्रस्तावना में आपको बुद्ध नजर आएंगे। जब भी समता की बात होगी, जब भी न्याय की बात होगी, तो बुद्ध इसमें मिलेंगे। तो संविधान बड़ी मुश्किल से ऐसा बना था भाई, सबको बराबर का अधिकार दिया था।